स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: उड़ते हुए डीमन को नष्ट करना। हालांकि इससे पहले कि आदर्श और आहान वेद के ब्लिंक को देखने के बाद आश्चर्य से उबर पाते, स्कारलेट रेडिंग डीमन ने वेद के स्थान की ओर दौड़ते हुए हवा के लाल झोंके में बदल गया, जैसा कि एक कमांडर लेवल के प्राणी से अपेक्षित था। यह स्पष्ट था कि प्राणी यह अनुमान लगा सकता था कि वेद अपने ब्लिंक के साथ कहां जा रहा था। इसने कभी भी अपने पिछले हमले को अंजाम देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन इसने तुरंत जमीन पर लात मारी और उसका पीछा किया। यह सब बहुत जल्दी हुआ, यहाँ तक कि आहान जिन्हें वेद पर डिफेंस स्पेल देना था, समय पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहा। जब स्कारलेट रेडिंग डीमन ने वेद के पीछे भयानक रूप से प्रकट हुआ तो डिफेंस मैजिक करने में बहुत देर हो चुकी थी। बकवास, आहान ने गुस्से में कहा। वेद और स्कारलेट रेडिंग डीमन दोनों उसके लिए बहुत तेज थे। उन्होंने पहले ही 1 सेकंड से भी कम समय में हमलों का आदान प्रदान किया था। यदि आहान यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि वेद कहां जा रहा है, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उस पर डिफेंस मैजिक लागू कर सके। लाइट प्रोटेक्शन स्क्रैच शील्ड देर से आई, फिर भी वेद ने स्पष्ट रूप से स्कारलेट रेडिंग डीमन के हमले की आशंका जताई थी। वह दूर नहीं गया, बल्कि प्राणी के करीब आने का इंतजार करने लगा। भयानक मकड़ी का जाल। वेद के हाथ एक अजीब लाल मकड़ी के जाल से लिपटे हुए थे। यदि उसने जानबूझकर उन्हें नहीं उठाया होता तो वह संभवतः यह नहीं जान पाते कि वह पहले ही कर्स मैजिक कर चुका था। वेद के ऊपर एक लाल लाल मकड़ी का भूत दिखाई दिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन अपने पंजों से वेद की छाती पर वार करने वाला था, फिर भी उसे लगा कि उसकी बाहें हवा में फंस गई है। इसने अपना सिर उठाया और अपने ऊपर मंडरा रहे क्रिम्सन वेव मकड़ी भूत द्वारा निर्मित मकड़ी के जाल की खोज की। इसके पहले इसके शरीर को हिलाने के लिए महत्वपूर्ण कई जोड़ मजबूत मकड़ी के जाल से बंधे हुए थे। दुष्ट मकड़ी के भूत ने मकड़ी के जाल के माध्यम से प्राणी की आत्मा की ऊर्जा खींचना शुरू कर दिया। यह अत्यंत भयानक कर्स स्पेल था। वे तुरंत पीछे हट गया। स्कारलेट रेडिंग डीमन भयावह मकड़ी के जाल में गिर गया था। इसने उस आदमी को खून भरी आंखों से घूरा और जमकर संघर्ष किया। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने एक खूनी चमक उत्सर्जित की जो तुरंत सभी दिशाओं में उड़ने वाले अनगिनत अर्धचंद्राकार चाकू में बदल गई। खून के रंग के चाकुओं ने मकड़ी के जाले में उलझे जाल को काट दिया और उसके ऊपर मकड़ी के भूत को चकनाचूर कर दिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद जमीन पर धावा बोल दिया। उसकी छाती पर लाल रंग की परतें जोर से धड़क रही थी। भले ही भयावह स्पाइडर स्ट्रैप ने उसकी जीवन शक्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन उसने उसकी आत्मा की ऊर्जा को खत्म कर दिया था, जिससे उसके जीवन काल और कल्टीवेशन पर बहुत प्रभाव पड़ा। नुकसान की भरपाई के लिए से बहुत सारे मानव बच्चों को खाना होगा। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने चीख निकाली। चीख से पास की बर्फ टुकड़े टुकड़े हो गई। समुद्र लगभग 300 मीटर दूर था। हालांकि किनारे पर बर्फ टूट गई थी और प्राणी की चीख पर उस पर दरार से ठंडा समुद्री पानी ऊपर उठा और एक विशाल बूंद में बदल गया। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने फिर से जमीन पर अटैक किया, जिससे उसके पैरों के नीचे की बर्फ टुकड़े टुकड़े हो गई। समुद्री जल दरार से उबर उठा और तीव्र गति से आकाश में उछला, जिससे 60 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल वाटर पिलर बन गया। वेद के पैरों के नीचे की बर्फ दरकने लगी, क्योंकि दरार के नीचे एक भयंकर वाटर पिलर खड़ा हो गया। पानी के खंभे का दबाव बिल्कुल भयावह था। यह चट्टानों और बर्फ को टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफी मजबूत था। यह किसी व्यक्ति की हड्डियों को आसानी से तोड़ सकता है। वे तुरंत पीछे हट गया, फिर भी उसके पैरों के नीचे भयानक वाटर पिलर दिखाई देते रहे। उसे काफी दूर तक पलके झपकाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कारलेट रेडिंग डीमन की आंखें चमक उठी। पानी के विशाल पिलर हवा में मंडराते भयंकर ज्वार में बदल गए। शक्तिशाली ज्वार स्कारलेट रेडिंग डीमन के नियंत्रण में बर्फ पर उतरा और तेजी से दौड़ते पानी के जानवरों के झुंड की तरह वेद की दिशा में आ गया।
जब वेद ने जलीय जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। उसकी आंखों में चांदी की चमक निकल रही थी। वह अपनी मानसिक ऊर्जा से एक दीवार बनाने में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। पानी के जानवर आगे बढ़े, लेकिन जब वे वेद से 10 मीटर की दूरी पर थे तो वे अचानक अलग हो गए। ऐसा लग रहा था मानो ज्वार किसी चट्टान से टकरा गया हो। हालांकि वेद और ज्वार के बीच कुछ भी नहीं था। लहर आसमान में ऊंची उठी और आसपास के इलाकों में फैल गई। ज्वार की अविश्वसनीय गति के बावजूद पानी की एक भी बूंद वेद के आसपास तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा महसूस हो रहा था मानो भयंकर जलचरों और मनुष्यों के बीच कोई मोटी दीवार हो। हालांकि अधिक जलीय जानवर अदृश्य दीवार से टकराते रहे। वेद का शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक रहा। वह बेहद तनाव में था, अपना ध्यान हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्कारलेट रेडिंग डीमन की आंखें एक बार फिर चमक उठी और अधिक पानी के पिलरों को बर्फ से बाहर निकलने और वेद की दिशा में लुढ़कने वाले पानी के जानवरों में बदलने के लिए फिर से बुलाया। जब आदर्श ने वेद को चुटकी में देखा तो उसकी मुठ्ठियां फट गई। छोटी फ्लेम बेले अधिकार! आदर्श अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्थान में चिल्लाया। छोटी फ्लेम बेले अभी भी अपनी झपकी का आनंद ले रही थी और अपनी आंखें मल रही थी। वो अपने आरामदायक बिस्तर से बाहर निकलने और आदर्श को अपने पास रखने में भी बहुत आलसी थी। उसने बस अपना आपदा की आग को आदर्श की आत्मा में निर्देशित किया, जिससे आदर्श को उसकी आग पर नियंत्रित करने की क्षमता मिल गई। उल्कापिंड फिस्ट 9 ड्रैगन्स। आदर्श धधकती आग की लपटों में घिरा हुआ था, जो तेजी से उसके चारों ओर फैल गई, यहां तक कि उसके बाल भी आग की जीभ जैसे लग रहे थे। उसने स्कारलेट रेडिंग डीमन की दिशा में एक मुक्का मारा। भूरे, लाल और चमकीले लाल रंग के मिश्रण में जलते हुए 9 उग्र ड्रैगन उल्कापिंड की तरह आगे बढ़े। उग्र ड्रैगन तेजी से उड़ते हुए एक जलती हुई किरण में परिवर्तित हो गए। स्कारलेट रेडिंग डीमन ने आदर्श पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। यह पूरी तरह से वेद पर केंद्रित था, इसलिए खुद को बचाने के लिए समुद्री जल को नियंत्रित करने में बहुत देर हो चुकी थी जब भयंकर उल्कापिंड फिस्ट उसके सामने थी। पानी का पतला पर्दा आदर्श की भारी उल्कापिंड फिस्ट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। विस्फोट ने स्कारलेट रेडिंग डीमन को आग की लपटों में घेर लिया और उसे दूर तक उड़ा दिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन जमीन पर उतरते समय काफी दूर तक फिसलता रहा और जलती झाड़ियों के बीच एक लंबा झुलसा हुआ निशान छोड़ गया। यह दृश्य देखने के बाद आहान का जबड़ा लगभग खुला का खुला रह गया। स्कारलेट रेडिंग डीमन एक कमांडर लेवल का प्राणी था। साधारण इंटरमीडिएट स्पेल इसके विरुद्ध बेकार थी। हालांकि आदर्श के मुक्के ने जीव को बहुत दूर तक उड़ा दिया था। उसकी छाती से लाल रंग की परतें जमीन पर बिखर गई। आदर्श के हमले की क्षति बहुत अधिक भयानक थी। फ्लेम्स। आदर्श, क्या यह तुम्हारी बेटी नहीं है? जब आहान ने आदर्श की आकृति पर भूरे रंग की फ्लेम जलती देखी तो उसे तुरंत आपदा की आग की याद आ गई। क्या छोटी फ्लेम बेले में भी वैसी ही फ्लेम्स नहीं थी? आहान ने कभी नहीं सोचा था कि जिस छोटी सी फ्लेम बेले को बढ़ाने में आदर्श ने अपनी सारी संपत्ति लगा दी है, वो इतनी ज्यादा प्रतिभाशाली या ताकतवर है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, उसका पहला किस मेरा है। स्कारलेट रेडिंग डीमन अस्थिर रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने चारों ओर की बर्फ पकड़ ली और आग बुझाने के लिए अपने शरीर पर रगड़ा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर मोटे कवच पर एक स्पष्ट दरार देखी। इसकी लाल आंखें सूनी दिख रही थी, फिर भी गुस्से से टिमटिमा रही थी क्योंकि जीव ने आदर्श पर नजर डाली। स्कारलेट रेडिंग डीमन प्रकाश की लाल किरण की तरह आगे बढ़ा। वह पलक झपकते ही जमी हुई झाड़ियों से बाहर निकल आया था। इसने अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया और आदर्श के सिर पर एक मुक्का मारा। प्राणी बदला चुकाने की कोशिश कर रहा था। कमांडर लेवल के प्राणी की ताकत से साथ मुक्के का बल एक विशाल चट्टान को टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त था। हवा का विनाशकारी लाल झोंका आदर्श की आकृति पर चिपक गया। आदर्श ने फ्लाइंग शैडो के साथ हमले से बचने की कोशिश की, फिर भी किसी तरह हमला उस पर हावी होने में सफल रहा।
हवा का तेज झोंका सीधा उसके चेहरे पर आया। उसकी सारी दृष्टि हवा के झोंके से भरी हुई थी, जो अपने साथ मृत्यु का तीव्र बदला ले रही थी। काला सांप कवच एक्टिवेट। आदर्श ने आगे संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपना जीवन रक्षक इक्विपमेंट एक्टिवेट किया। नीले काले सांप की छाया आदर्श की बाहों, गर्दन, सिर, शरीर, पैरों चारों ओर लिपटी हुई 10 छायाओं में विभाजित होगी। लगभग तुरंत ही सांप की शल्कों ने उसके दांतों से लेकर टखनों तक उसके पूरे शरीर को ढक लिया। स्कारलेट रेडिंग डीमन द्वारा उत्पन्न हवा के झोंके ने आदर्श को प्रभावित किया। हालांकि उसने बचने की कोशिश की, फिर भी वह हवा के भयानक झोंके में फंस गया। इसने उसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। सौभाग्य से आदर्श ने समय पर ब्लैक स्नेक कवच एक्टिवेट कर लिया था, अन्यथा हमला उसे मारने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार प्राणी कमांडर लेवल का था। इसकी ताकत किसी योद्धा स्तर के प्राणी से कहीं अधिक थी। मैजिशियनों के साधारण डिफेंस बिल इसकी शोभा मात्र थे। आदर्श! मेघना चिल्लाई और पूरी तरह स्तब्ध होकर बोली। उसने तुरंत आदर्श का पीछा किया जब हवा के झोंके ने उसे उड़ा दिया। आदर्श काफी दूर जाकर गिरा। लाल रंग की हवा उसके शरीर को नुकसान पहुंचाती रही। क्षेत्र में आदर्श की लाश न मिलने पर मेघना को घबराहट होने लगी। क्या हवा के झोंके ने सचमुच उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया? मैं यहां हूं। आदर्श ने एक खड्ड से अपना हाथ उठाया। पलटने और सतह पर वापस आने से पहले वह परिश्रम पूर्वक किनारे पर चढ़ रहा था। वह आसमान की ओर मुंह करके जमीन पर सीधा लेटा हुआ था। वो कुतिया का बेटा, इतना अद्भुत हिट! आदर्श जोर से हाँफने लगा। ऐसा लगा जैसे प्रभाव से उसकी हड्डियां टूट गई हो। उसकी हर सांस उसे दुख पहुंचा रही थी। तुम अभी भी जीवित कैसे हो? मेघना अवाक होकर फिर बोली। उसने तुरंत ब्लैक स्नेक कवच का निरीक्षण किया। ब्लैक स्नेक कवच थोड़ा धंसा हुआ लग रहा था, लेकिन यह मेघना की चमकदार लकड़ी की ढाल की तरह टुकड़ों में नहीं टूटा। भले ही अधिकांश शील्ड इक्विपमेंट में कवच उपकरणों की तुलना में अधिक प्रतिरोध था। मेघना को आश्चर्य होने लगा कि आदर्श का कवच किस चीज से बना है। ऐसा लग रहा था कि यह अभी भी कुछ और हमले झेल सकता है। मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूं? मैंने अतीत में फिस्ट से अधिक कमांडर लेवल के प्राणियों को मार डाला है, सिर्फ एक फिस्ट से। क्या तुम्हें सच में लगता है मछली के सिर वाली वह चीज मुझे मार सकती है? आदर्श अपनी सांस पकड़ने में कामयाब रहा। मेघना ने अपना मुंह खुला छोड़ दिया, यह जानते हुए भी कि वह ठीक है। वह उसे नजरअंदाज करने लगी। मुट्ठी भर कमांडर स्तर के जीव। जब वह झांसा देने की कोशिश कर रहा था तो क्या वह अधिक तार्किक नहीं हो सकता था? इतना झूठ! देखो, मैंने तुमसे कहा था कि वह इस तरह नहीं मरेगा। आहन और वेद देर से पहुंचे थे। वेद को जब पता चला कि आदर्श ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। वह पीछे मुड़ा और चिल्लाते हुए स्कारलेट रेडिंग डीमन पर नजर डाली और कहा, वह प्राणी आसान लक्ष्य नहीं है। जब तुम जाओगे और दूसरों की मदद करोगे तो मैं उसे फुसला कर ले जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके सभी स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को मार डालो और हम में एक साथ कमांडर लेवल के प्राणी को खत्म कर देंगे। आदर्श, मेघना और आहन ने सिर हिलाया। वेद के पास ब्लिंक था, इसलिए स्कारलेट रेडिंग डीमन को अपनी उत्कृष्ट गति के बावजूद उसे पकड़ने में परेशानी होगी। जल्द ही वेद ने खुद को स्कारलेट रेडिंग डीमन के साथ पीछा करते हुए पाया। यह स्पष्ट था कि केवल वह ही स्कारलेट रेडिंग डीमन को व्यस्त रख सकता था। जैसा कि उन्होंने बताया, उनकी प्राथमिकता सभी स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों से छुटकारा पाना था। कमांडर लेवल के स्कारलेट रेडिंग डीमन को मारने के लिए उन्हें हर किसी की मदद की जरूरत थी। तीनों तेजी से चले गए और नंदरी की ओर चल पड़े। युद्ध क्षेत्र द्वीपों के किनारे तक चला गया था। कुछ लोग पहले से ही समुद्र के ऊपर बर्फ पर स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों से लड़ रहे थे। टीम नंदिनी के करीब रही। अनिकेत उसके सबसे करीब था। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, क्योंकि वह नंदिनी के बाएं से दाएं और कभी कभी उसकी पीठ से तेजी से आगे बढ़ता था। स्कारलेट सोरिंग डिमनों के अलावा समुद्री बंदर राक्षस भी लड़ाई में शामिल हो गए थे। इन चालाक प्राणियों ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि अन्य मैजिशियनों को स्कारलेट सोरिंग डिमनों ने नंदिनी को मारने में व्यस्त रखा।
जो बर्फ के कस को प्रसारित कर रही थी। नंदिनी के पास लाशों का एक ढेर पड़ा हुआ था, जिनमें से ज्यादातर अनिकेत का काम था। आदर्श खुश नहीं था। माना जाता है कि वह नंदिनी की देखभाल करने वाला व्यक्ति था। यह अनिकेत अपनी बड़ी गर्लफ्रेंड के सामने बाएं और दाएं घूमते रहने के लिए पूरी तरह से बेशर्म था। मुझे जाना चाहिए और उस अनिकेत से छुटकारा पाना चाहिए। ओह, मेरा मतलब है कि मुझे जाना चाहिए और नंदिनी की रक्षा करनी चाहिए। मैं बाकी सब तुम दोनों पर छोड़ दूंगा, आदर्श ने मेघना और आहन से कहा। क्या आप स्थिति की प्रकृति को देखते हुए इसके बारे में गंभीरता से परेशान हैं? मेघना चिल्लाई। क्या तुम्हारे को चिढ़ हो रही है? आदर्श ने चिढ़ाया। मेघना ने उस पर बर्फीली नजर डाली। जैसे ही उसने कहा पेशाब करो, उसके होठ सिकुड़ गए। अनिकेत 2 सेकंड से भी कम समय में 3 अलग अलग स्थानों पर दिखाई देता था और स्कारलेट सोरिंग डिमनो को रोक देता था, जिन्होंने नंदिनी पर चुपके से हमला करने की कोशिश की थी। चिंता मत करो मेरे यानी अनिकेत के रहते वे तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। अनिकेत एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ नंदिनी के पास लौट आया। नंदिनी की आंखें बंद थी। वह पूरी तरह से मैजिक को प्रसारित करने पर केंद्रित थी। वह समुद्र से उनकी दूरी से अवगत थी। एक बार बर्फ टूट गई तो नीचे का समुद्री जल प्रकट हो जाएगा। बर्फ को मोटा बनाना आवश्यक था, क्योंकि अगर स्कारलेट सोरिंग डिमनो को पानी मिल जाता तो उनसे निपटना बहुत कठिन होता। नंदिनी, चिंता मत करो, यहाँ आई आदर्श के साथ ऐसा कष्टप्रद कीट अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आदर्श उसी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ दिखाई दिया। अनिकेत ने अलर्ट दृष्टिकोण के विपरीत आदर्श साहसपूर्वक नंदिनी के पास गया और उसकी पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ डाला। जब वह पूरी तरह से स्पिल को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, अनिकेत को अपना स्वामित्व घोषित करने के लिए। अपना गंदा हाथ दूर रखो। अनिकेत गुस्सा हो गया। आदर्श ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? एक सुखद लेकिन ठंडी जानलेवा आवाज ने कहा। आदर्श ने अजीब तरह से अपना हाथ हटा लिया और कहा, तुम्हारे को मैजिक प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल फायर स्टार कॉन्स्टेलेशन। समुद्र का पानी, बर्फ टूट रही है, सावधान रहे। समुद्र का पानी अब जमा हुआ नहीं है। लानत है इन स्कारलेट सोरिंग डिमनो की। पानी को नियंत्रित करने की क्षमता बिल्कुल भयानक थी। चलो थोड़ा पीछे हटे द्वीप के लिए। जो लोग दूर नहीं थे वे चिल्लाने लगे, यह जानते हुए कि स्थिति टीम के लिए प्रतिकूल थी। नंदिनी ने बेशर्म आदर्श की ओर देखा। उसके पास उस दुष्ट को उसके शरारती कृत्यों के लिए दंडित करने का समय नहीं था। मैजिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। नंदिनी पूरी तरह से गुस्से में थी। यदि वह डिम अपने डोमेन की ऊर्जा को द्वीपों तक फैलाने में व्यस्त नहीं होती तो वह तुरंत इसे आदर्श पर केंद्रित कर देती। पिछली बार उसने उसका हाथ छुआ था और अब उसने उसकी कमर भी छू ली। क्या किसी महिला की कमर कोई ऐसी चीज थी जिसे कोई पुरुष आसानी से छू सकता था? वह कुतिया का बेटा, वह बेवकूफ जिसने दूसरे को अनिश्चित स्थिति का फायदा उठाया। गोंग्यू क्रोधित था। अनिकेत क्रोधित था। नंदिनी उसकी पसंदीदा पवित्र देवी थी। वह किसी को उसे छूने की इजाजत कैसे दे सकता है? उसकी नजर में यह आदर्श स्कारलेट सोरिंग डिमनो से भी अधिक ज्यादा बुरा था। अगर तुमने दोबारा उसका फायदा उठाने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, अनिकेत ने कहा। सच तो यह है कि मैंने पहले भी उसका चुम्बन लिया है। क्या तुम मेरा मुंह भी काट देना चाहते हो? आदर्श ने पलट कर कहा। इससे पहले कि अनिकेत गुस्से में फूट पाता, नंदिनी थोड़ा लड़खड़ा गई। जिस बर्फीली ठंड को बुलाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, वह तब शांत होगी जब उसका ध्यान भटक गया। आसमान में पाला बिखर गया और हवा में पिघल गया। समुद्र की तरह सतह पर बर्फ टुकड़ों में टूटती रही। दूर रहो मुझसे, नंदिनी ने कहा, जो पहले से ही अपनी सीमा पर थी। देखो
तुमने मेरी नंदिनी को ट्रिगर कर दिया है। क्या तुम कृपया अब से उससे 10 मीटर दूर रह सकते हो? आदर्श ने अनिकेत की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। नंदिनी ने आदर्श की ओर घूर कर देखा। कुछ देर पहले तक वह अभी भी पूर्ण नियंत्रण में थी। पाला सही गति से पानी को जमा रहा था। बर्फ लगभग इतनी मोटी थी कि स्कारलेट सोरिंग डिम्नो को बर्फ की परत तोड़ने से रोका जा सके, लेकिन इस पागल आदर्श को सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर आना पड़ा, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया। जब उसने इसे खो दिया तो उसने अपने डोमेन की शक्ति पर भी नियंत्रण खो दिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आदर्श ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अतीत का जिक्र करना बंद कर दिया। सच तो यह था, उसने नंदिनी का पहला किस लिया था जब वे बच्चे थे। तो वे घर घर खेलते थे और आदर्श ने पति की भूमिका निभाई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें एक संकेत के रूप में किस करना होगा कि वे शादीशुदा है, और सफलतापूर्वक लड़की के पहले चुंबन को धोखा दे दिया। दुर्भाग्य से नंदिनी को अभी भी यह उसकी धुंधली यादों के बीच याद है। जब आदर्श ने इसका जिक्र किया तो वह पूरी तरह से खो गई। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी कारण से जब आदर्श उसके करीब रह रहा था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई टाइम बम उसके ठीक बगल में टिक रहा था, जिससे उसके लिए ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया। इस विचार के साथ उस पागल को फिर से बेशर्म कृत्य करने से रोकने के लिए नंदिनी ने खुद को घेरने के लिए एक पवन दीवार बुलाई। जैसे ही हवा की दीवार दिखाई दी, वह धीरे धीरे ऊपर तैरने लगे। उसके चांदी के बाल हवा में खूबसूरती से लहरा रहे थे और उसने अपनी पतली भुजाएं फैला दी। वह उड़ती हुई बर्फ को गले लगाते हुए एक पवित्र परी की तरह लग रही थी। उसके मूड के अनुसार मौसम बदल जाएगा। जैसे ही बर्फ सतह पर उतरी, समुद्र का पानी जो मुक्त होने वाला था जल्दी से दब गया। छिंटों के बीच लहरें जम गई। अपने विचारों को पुनः समायोजित करने के बाद नंदिनी का डोमेन और भी मजबूत हो गया और जमे हुए पानी के ऊपर एक मोटी बर्फ बन गई। समुद्र जो अपनी आजादी लगभग पुनः प्राप्त कर चुका था, फिर से पूरी तरह से जम गया था। बर्फ तोड़ने के बाद भी डीमन प्राणियों को उसके नीचे समुद्री जल नहीं मिला। स्कारलेट उड़ने वाले डीमन पानी को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के साथ जवाबी हमला करने ही वाले थे, फिर भी उन्होंने जो लहरें बुलाई थी वे पूरी तरह से बर्फ में जमी हुई थी। स्कारलेट उड़ने वाले डीमन उग्रता से चिल्लाए। उन्हें ना तो ठंड पसंद थी और ना ही बर्फ पसंद थी। नंदिनी ने उनके क्षेत्र को बर्फ के एक द्वीप में बदल दिया था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों ने तुरंत अपनी क्रोधित दृष्टि बर्फ की देवी पर केंद्रित कर दी जो केंद्र में तैर रही थी। धिक्कार है, वे सभी नंदिनी की ओर आ रहे हैं, टीम में से किसी ने कहा। मुड़कर देखा और लगभग 50 स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को नंदिनी की ओर आते देखा। जीव जानते थे कि पानी को नियंत्रित करने की क्षमता का उपयोग करने से पहले उन्हें बर्फ की देवी से छुटकारा पाना होगा। 50 स्कारलेट उड़ने वाले डीमन ने अपने लक्ष्य पर आक्रमण किया। कुछ हवा में उछल रहे थे, अन्य जबरन एक लहर बुला रहे थे और समुद्री सीगल की तरह धारा पर फिसल रहे थे। उनके पंजे एक साथ रखे हुए थे, कैंची से वार करने के लिए तैयार। स्कारलेट उड़ने वाले डिमन सभी दिशाओं में तेजी से आ रहे थे। पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए अन्य मैजिशियन नंदिनी की रक्षा के लिए समय पर पीछे नहीं हट सके। जितना रोक सकते हो रोको। उन्होंने नंदिनी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा क्षेत्र छोड़ दिया है। अब उन्हें मारने का सबसे अच्छा समय है, रेणु ने कहा, जो समुद्री राक्षसों को मारने के बारे में अधिक चिंतित थी। रेणु सही थी। स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को मारना आसान था जब उनका ध्यान नंदिनी के पीछे जाने पर था। ये मैल का समूह। आदर्श ने जब स्कारलेट डिमनों की संख्या को अपनी ओर बढ़ते देखा तो तुरंत जमीन पर थूक दिया। अनिकेत के होठ मुड़ गए। हालांकि वह आदर्श की बुरी आदत पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। वे बस बहुत सारे स्कारलेट उड़ने वाले डीमन थे, वह अकेले उन सभी को संभाल नहीं सकता था। बदमाश! ओह गूंग! अनिकेत, तुम उन्हें उस दिशा में संभालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, आदर्श ने आदेश दिया। दिखावा करने की कोशिश कर रहा है।
यह सच था कि अनिकेत केवल एक निश्चित दिशा ही संभाल सकता था। उसके एलिमेंट पतंगबाजी और दुश्मनों पर चुपके से हमला करने के लिए अधिक उपयुक्त थे। वह उन स्थितियों से निपटने में अच्छा नहीं था जहां दुश्मन सभी दिशाओं से घेरे हुए थे। मैंने वास्तव में इसमें महारत हासिल नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि यह मैजिक इस तरह की स्थिति के लिए एकदम सही है, आदर्श खुद में बुदबुदाया। नंदिनी के करीब खड़ा था, जो आने वाले खतरे से अवगत होने के बाद पहले ही जमीन पर उतर चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और 50 से अधिक स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को उसकी ओर आते देखकर चौंक गई। वह अपने डोमेन को आगे बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अनिकेत और आदर्श इन सभी स्कारलेट सोरिंग डिमनों को उसके करीब आने से नहीं रोक पाएंगे। वह मैजिक करने ही वाली थी कि उसे अचानक चक्कर आने लगे और लड़खड़ाने लगी। आदर्श ने तुरंत उसकी मदद की। इस बार उसने उसका फायदा नहीं उठाया। आराम करो, मेरे यहाँ रहते हुए वे तुम्हारे करीब नहीं आ पाएंगे। आदर्श एक बार के लिए बेहद गंभीर था। नंदिनी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि आदर्श की आंखें आग की लपटों से घिरी हुई थी। धधकती लाल लपटें एक शानदार जलते हुए स्टार कॉन्स्टलेशन को प्रतिबिंबित कर रही थी। आदर्श के चारों ओर स्टार पैटर्न दिखाई देने लगे। प्रत्येक 7 स्टार पैटर्न से जुड़ा हुआ था। स्टार पैटर्न एक दूसरे के साथ गुंदे हुए थे। स्टार पैटर्न ने धीरे धीरे एक त्रियामी, शानदार और विस्मयकारी स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।